हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को पूरे अच्छे से डिटेल में समझ चुके थे कि क्या लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होते हैं और ऐसा इमेजिनरी लाइन बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किए। आज अब हम लोग जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि रोटेशन क्या होता है, रोटेशन होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, हर एक रेस्पेक्ट को पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पूरा पीडीएफ जो है, लिंक सब चीज़ यहाँ पे शेयर हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं, जो कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अर्थ के मूवमेंट और साइकिल को और क्या क्या इससे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है, हर एक चीज़ को यहाँ पे डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहले ये बात करो कि जो अर्थ का रोटेशन होता है, पहली बात तो ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। कई जो ऐसे हैं, वेनस यूरेनस हो गया, ये लोग क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जो है रोटेट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट करते हैं। लेकिन अर्थ हो गया, फिर बाकी अदर प्लैनेट जो बच गए वो जो हैं वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। और ये अपने एक्सिस से क्या है 23.5 डिग्री ये क्या है झुका हुआ है। अच्छा, इतना समझने के बाद मैं प्रीवियस लेक्चर में एक और चीज़ बताया था कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन में बेसिकली डिफरेंसेस क्या होता है, इस चीज़ को बताया था। सपोज देखो ये अर्थ हो गया और ये कौन है, ये हो गया सन। यहाँ पे हम लोग इसको सन कंसीडर करते हैं, इसको अर्थ कंसीडर करते हैं। हमें तो ये पता है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस में या फिर अपने ही जगह 24 घंटे में एक राउंड लगा लेते हैं, जिसमें 360 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो जब ये अपने एरिया में या फिर अपने से घूमते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। लेकिन ये अपने से घूम तो रहे हैं, इसके साथ जो है सन का जो सूर्य है इसका भी एक चक्कर लगाते हैं। उस चक्कर जो लगाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये वेस्ट टू ईस्ट जो है रोटेट करते हैं और इसका जो रोटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है अर्थ का कहाँ पे, इक्वेटर के पास, क्योंकि इक्वेटर का लेंथ देख लो बहुत ज़्यादा है। और यही अगर पोल का बात करोगे तो एक चक्कर लगाने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है ना। प्लस यहाँ पे जो इक्वेटर है इसको घूमने में बहुत एक तो टाइम लगेगा अगर टाइम अकॉर्डिंग जाओगे तो, प्लस ये फास्टेस्ट जो है रोटेट यहाँ पे देखने को मिलता है क्योंकि इसका डायमेंशन जो है बहुत बड़ा है। फिर जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो ये चीज़ क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें से अगर पूरा प्लानट का कंसीडर करोगे तो फास्टेस्ट रोटेशन स्पीड है किसका, जुपिटर प्लानट का सबसे ज़्यादा रोटेशन देखने को मिलता है, स्पीड रोटेशन। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग समझ गए कि बेसिक डिटेल। फिर इससे क्या क्या आता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये चीज़ समझना। देखो ये क्या रहा, ये अपना सन है, ठीक है, और ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ का जो है प्रकाश जाएगा अपने एक्सिस में कितना है 23.5 क्या है झुका हुआ है अर्थ। तो जब सन का प्रकाश जाएगा तो इतना ही डायरेक्शन में जा पाएंगे, इतना ही जगह जा पाएंगे। इसके आसपास मतलब ये जो है इसका अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे जाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। तो जब प्रकाश जो है यही डायरेक्शन में होता है तो इस एरिया में पूरा क्या मिलता है, दिन देखने को मिलता है। और बाकी एरिया में जो कि सन का प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो ये क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाते हैं, मतलब इसको हम लोग रात कंसीडर करते हैं। तो दिन और रात जो हम लोग फिनोमेना देखते हैं ये रोटेशन के वजह से होते हैं, ठीक है। रोटेशन आप समझ गए ना, जो सन अपने चक्कर में लगाते हैं, अपने एरिया में ही चक्कर लगाते हैं, रोटेशन बोलते हैं। तो रोटेशन के वजह से दिन और रात होता है कि जहाँ प्रकाश जा रहा है वहाँ दिन हो रहे हैं। अब देखो जहाँ पे रात है तो ये भी तो अपना एक चक्कर लगाएंगे, तो जब ये चक्कर लगा के इस साइड आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो रात है उसके बाद दिन हो जाएंगे। तो इस रेस्पेक्ट से जो है डे और नाइट का जो कॉन्सेप्ट है इसी रेस्पेक्ट से यहाँ पे काम करते हैं। फिर यहाँ पे जब अर्थ रोटेट करते हैं जब, है ना, तो उसमें एक फोर्स काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ये जब हम लोग प्रेशर बेल्ट समझेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन इतना याद रखना जैसे कि ये है अर्थ है, अब अर्थ में पूरा ओशियन है, तो ओशियन का जो करंट हम लोग पढ़ेंगे तो कौन से डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो कोरियोलिस फोर्स जो है नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, मतलब कोरियोलिस फोर्स जो है नदर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में चला जाएंगे। अगर क्या है कि ये अर्थ है और ये दो पार्ट में डिवाइड है, अगर मैं सीधा जा रहा हूँ या फिर कोई जो है तीर अगर सीधा छोड़ोगे तो तीर सीधा ना जाके है जो है राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। डिफ्लेक्ट क्यों होते हैं, इसका रीज़न यही कि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा होता है, ठीक है। और यही चीज़ अगर सदर्न में जाओगे तो ये जो है लेफ्ट डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं।
यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो याद रखना कोरियोलिस फोर्स से जो है काम करते हैं। तो डिफ्लेक्ट विंड एंड ओशियन करंट को डिफ्लेक्ट करते हैं। क्लियर कैसे करते हैं? कॉजिंग क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होता है इन द नदर्न हेमिस्फीयर में, और काउंटर क्लॉकवाइज जो है होता है, घूमते हैं कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस चीज़ को याद रखना। रोटेशन जो है अर्थ के एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं कि 24 घंटे का रोटेशन होता है, 24 घंटा करके, 24 घंटा का दिन रात होता है ऐसे करके। एक्चुअली अगर एक्यूरेसी में जाओगे तो 24 घंटे का दिन और रात नहीं होता है, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं उसको एक पूरा 360 डिग्री इसको रोटेट करने में। मतलब दिन और रात का अगर एक्यूरेटली अगर तरीके से काउंट करोगे तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड होता है। और यही जब पूरा जुड़ के, जैसे होता है ना कि फरवरी कभी 28 दिन का आता है, 4 साल में एक बार आता है। क्यों आता है? 4 साल में जो बचा टाइम है ये पूरा इंक्लूड हो जाता है, ऐड हो जाते हैं, और यही पूरा ऐड हो के चौथा साल जब आता है जिसमें से फरवरी 28 दिन का हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर कंसीडर करते हैं। क्लियर है? रोटेशन पूरा कोरियोलिस फोर्स कैसे काम करता है ये सब चीज़ याद रखना। जैसे कि वही बताया कि जो अर्थ है ये अपने एक्सिस में घूम रहा है, ये तो सन का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे क्या है? पूरा प्रकाश आएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा? दिन रहने वाला है, लेकिन बाहर जो आउटर एरिया हो गया वहाँ पे रात रहने वाला है। जब ये फिर से घूम के आएगा तो देखो जहाँ पे रात था वहाँ पे क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा, और जहाँ दिन था वहाँ पे रात हो जाएंगे। क्लियर? अब रोटेशन समझ लिए तो अब रिवॉल्यूशन भी समझ लेते हैं डिटेल में। अब रिवॉल्यूशन वही होता है कि जो सन के चक्कर लगा रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो और ये जो अर्थ के चारों ओर घूमते हैं ये कौन सा ऑर्बिट बनाता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाता है। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है इस तरीके से यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। क्लियर? तो जब वो चक्कर लगाते हैं तो ऐसा कुछ टाइम आता है जो कि जो धरती है या फिर जो पृथ्वी है, अर्थ है, डायरेक्टली कभी सन के पास चले जाते हैं, कभी सन से दूर हो जाते हैं। और यही दो कॉन्सेप्ट हैं जिसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे। कौन सा दो कॉन्सेप्ट हैं? कि जब सन और अर्थ जो है डिस्टेंस जो है दूर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरीहिलियन बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे होगा शायद, इसका इमेज भी रखा होगा, एक सेकेंड उसको निकालते हैं, नहीं रखा है शायद। तो देखो यहाँ पे जब जो ये अर्थ है अगर सन के, है ना, सन के पास में चले जाते हैं, है ना, नज़दीक आ जाते हैं सन के, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरीहिलियन। और जब सन के बहुत दूर चले जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपेहिलियन बोलते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि सन जो है चक्कर लगा रहे हैं पूरे सन का, है ना, अर्थ जो है, तो कभी ऐसा टाइम आएगा कि डायरेक्टली सन के पास हो जाएंगे, और कभी ऐसा टाइम आएगा कि डायरेक्टली सन के बहुत दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक लॉजिक लगाओ कि जब सन जो है, अर्थ जो है सन के एकदम नज़दीक आ जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्मी होगा कि नहीं होगा? बताओ तो। क्योंकि सन ऑटोमेटिकली क्या है? रेडिएशन दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है अर्थ गर्म हो जाएंगे, तो गर्मी का आभास होता है। और सन से जब दूर चले जाते हैं अर्थ तो वहाँ पे हम लोगों को ठंड का आभास होता है। जब ये टाइम देखोगे कि पेरीहिलियन मतलब जो क्लोजेस्ट टू द सन, सन के पास आते हैं जनवरी 3, ठीक है, जनवरी 3 में, और अपेहिलियन मतलब फारदेस्ट फ्रॉम सन जो है जुलाई में होता है। याद रखना 3 और 4 जनवरी और जुलाई को। फिर इससे क्या क्या इफेक्ट होता है? जैसे कि रोटेशन होता है तो डे और नाइट, कोरियोलिस फोर्स, ये सब कॉन्सेप्ट होता है। जब ये रिवॉल्यूशन करते हैं, अर्थ का रिवॉल्यूशन करते हैं, तो वहाँ पे हमें सीजनल देखने को मिलता है। सीजन में जो चेंजेस होता है ना, क्यों देखने को मिलता है? इसी के वजह से देखने को मिलता है। देखो, सीजन चेंजेस अकर ड्यू टू अर्थ एक्सियल टिल्ट एंड इट्स चेंजिंग पोजिशन अराउंड द सन, वही है डे नाइट वेरिएशन। जैसे कि द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट वेरीड थ्रू आउट द ईयर with regional near the pole experiencing continuously daylight और darkness for month। ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो कि ये हो गया सन और ये है अर्थ। अर्थ का जो है, सन का अगर प्रकाश देखोगे तो पोल के टाइम, जो पोलर एरिया में जाओगे तो उतना अच्छे तरीके से यहाँ पे नहीं जा पाता, जितने अच्छे तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, इक्वेटर में जाता है, उतने अच्छे तरीके से ये पोल में सन का रेडिएशन नहीं जा पाते हैं, सन का जो प्रकाश है वो नहीं जा पाते। इसी की वजह से क्या है, यहाँ पे थ्रू आउट क्या देखने को मिलता है? डे लाइट देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सपीरियंसेस करते हैं नियर द पोल एक्सपीरियंसिंग कंटिन्यूअसली डे लाइट आर डार्कनेस फॉर मंथ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लाइट है तो लाइट ही आ रहा है, डार्कनेस है तो डार्कनेस ही आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पे भी एक चीज़ और की जो है,
पोल में ऐसा भी नहीं है कि जो है सन पहुंचता ही नहीं है, पहुंचता है, लेकिन पहुंच रहा है। तो एक टाइम ऐसा होता है कि पूरा डे लाइट ही देखने को मिलता है, एक टाइम ऐसा आता है पोल में कि पूरा डार्कनेस देखने को मिलता है। बोलने का मतलब ये है यहाँ पे, क्लियर। तो 1 रिवॉल्यूशन जो है यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखा हुआ है, जस्ट इसको एक बार कंसीडर करोगे, क्लियर है। फिर जो है एक्सियल टिल्ट हम लोग बोलते हैं कि 23.5 एक्सियल टिल्ट है, तो ये वेरी भाई करता है, जैसे कि 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच ये वेरी करता है, इसको थोड़ा याद रखना है, क्लियर, इतना समझ आ गया। चलो अब अगला देखते हैं। एक्सियल टिल्ट, अर्थ एक्सियल टिल्ट इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री रिलेटिव टू इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन विच कॉसेज दिस सीजनल वेरिएशन। कैसे होता है आगे हम लोग देखेंगे इसको। फिर साइकिल ऑफ टिल्ट देखोगे तो ये जस्ट इसको बता चुका हूँ। प्लस एक्सियल प्रिसेशन, ये क्या होता है, द स्लो वॉबलिंग ऑफ अर्थ एक्सिस लाइक स्पाइनिंग टॉप जो होता है, कंप्लीट 1 साइकिल एवरी 26,000 ईयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल प्रिसेशन बोलते हैं, क्लियर है। एक्सियल प्रिसेशन किसको बोलते हैं, यहाँ पे जैसे कि इंक्लाइनेशन ऑन इट्स एक्सिस लिखा हुआ है, होना तो इसको इस तरीके से चाहिए, लेकिन ये क्या है 23.5 क्या हो जाता है, थोड़ा टिल्ट हो जाते हैं। बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये सब चीज़ तो हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, समझ आ गया इतना। अब जो डिस्टेंस जैसे कि अभी बताया कि जब सन के पास होते हैं तो उसको हम लोग पेरीहिलियन बोलते हैं, जो कि 3 जनवरी को पड़ता है, और जो दूर चले जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेहिलियन बोलते हैं, जो कि 4 जो है जुलाई को यहाँ पे पड़ता है। वही जो है अगर सन के जो है पास में चले जाते हैं तो पेरिजी भी हम लोग कंसिडर करते हैं, अपोजी भी कंसिडर करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पे सन के रेस्पेक्ट में नहीं, यहाँ पे मून के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि अर्थ का भी एक सैटेलाइट कौन है, मून है। अर्थ अपने एक्सिस में चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन मून तो भी है, मून तो जो है डायरेक्टली अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। तो जब क्या होता है कि जब अर्थ जो है सन, अर्थ और मून अगर एक दूसरे के पास में आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिजी बोलते हैं, और एक दूसरे से क्या दूर चले जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजी बोलते हैं, ठीक है। इस रेस्पेक्ट को समझना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 2 कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ पे समझना है, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट होता है सोलिस्टिक और एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो है इक्विनॉक्स कॉन्सेप्ट। क्या है दोनों कॉन्सेप्ट, देखो, सोलिस्टिस द पॉइंट ड्यूरिंग अर्थ ऑर्बिट वेयर सन रीचेज इट्स हाईएस्ट और द लोवेस्ट पॉइंट इन द स्काई एट नून। क्या बोले हैं कि अर्थ ऑर्बिट वेयर सन रीचेज इट्स हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट इन द एट स्काई एट द नून रिजल्टिंग इन द लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं सोलिस्टिक्स। इसको इमेज से समझो, ये ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि ये हो गया सन, तो सन के जस्ट या तो फार्देस्ट पॉइंट में चले जाओ या फिर नियरेस्ट पॉइंट में चले जाओ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलिस्टिक बोलते हैं। जैसे कि समर सोलिस्टिक कब पड़ता है, 21 जून को। फिर उसके बाद कहाँ है, विंटर सोलिस्टिक कब पड़ता है, 22 दिसंबर को पड़ता है। फिर उसके बाद इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहाँ पे दिन और रात जहाँ इक्वल हो, ठीक है। इक्वल क्यों होता है, जब सन जो है अपना प्रकाश डायरेक्टली इक्वेटर में डालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। जैसे कि देखो ये सन है, सन का डायरेक्टली जो रेडिएशन जाएगा किस में जा रहे हैं, डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। जैसे कि इक्विनॉक्स देखोगे तो 21 मार्च को पड़ता है, फिर 23 सितंबर को पड़ते हैं। ये 2 बार क्यों आ रहा है, 2 बार, क्योंकि देखो अर्थ यहाँ पे हैं, एक अपने एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं, अब रिवॉल्यूशन भी तो करते हैं, तो पहले इस पॉइंट में जाएंगे, अब इस पॉइंट में जाएंगे तो ये रोटेट यहाँ तक हुआ है, तो अब ये यहाँ पास आ जाएंगे, है ना। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे तो यहाँ पे भी तो रोटेट करेंगे, रिवॉल्यूशन करने के साथ साथ ये रोटेशन भी कर रहे हैं। इसलिए जब या तो बहुत दूर चले जाए या फिर बहुत पास आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सोलिस्टिक। और इक्विनॉक्स का मतलब होता है जहाँ पे इक्वेटर डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ, या जो कि इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि इक्वेटर में डायरेक्टली सन का रेडिएशन आता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, जहाँ पे दिन और रात सेम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सन इज डायरेक्टली ओवर द हेड, और जो डे एंड लाइट आर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेंथ का होता है, इसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। अब सोलिस्टिक जैसे कि 2 होता है, बताया हूँ, एक होता है समर सोलिस्टिक और दूसरा होता है विंटर सोलिस्टिक, ठीक है। इसमें कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकली रेज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है। समर में देखोगे, समर में क्या होता है कि जो सन का रेडिएशन है डायरेक्टली इक्वेटर में आता है।
अब इक्वेटर में आता है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आ रहा है, इक्वेटर में पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या, समर सॉलिस्टिक हो रहा है। अब समर सॉलिस्टिक हो रहा है मतलब गर्मी तो देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रकाश जो है डायरेक्टली आ रहे हैं। लेकिन विंटर में क्या होता है, वर्टिकली रे ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में चले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में चले जाते हैं। तो इस रेस्पेक्ट से वहाँ पे सन का जो रेडिएशन है थोड़ा स्लैंटिंग हो जाते हैं, तो स्लैंटिंग हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी देखने को नहीं मिलता है विंटर में, जो कि 22 दिसंबर का टाइम है। अच्छा, ये भी याद रखना कि जो समर है नदर्न हेमिस्फीयर गेट मोर हीट एक्सपीरियंस करने वाले हैं, क्योंकि सन का रेडिएशन आ रहा है ना, और सदर्न हेमिस्फीयर गेट मोर हीट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो सन का रेडिएशन आएगा। पढ़े हैं ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नदर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं। क्लियर। कंटिन्यूअस सन रेज ऑन नदर्न पोल फॉर द 6 मंथ कंटिन्यूअस डे, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। 6 मंथ का कंटिन्यूअस डे देखने को मिलेगा नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। फिर साउथ में 6 मंथ के लिए क्या देखने को मिलेगा, डे लाइट देखने को मिलता है। तो ये जो है दोनों एक अपोजिट होता है। इंसोलेशन का जो मतलब होता है वही, जो सन का रेडिएशन अर्थ में आता है उससे हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं, इंसोलेशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। इक्विनॉक्स जो बता चुका हूँ कि जो है डायरेक्टली इक्वेटर में पड़ता है। एट दिस पोजिशन नाइदर द पोल इज टिल्टेड टूवर्ड द सन, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो सन है डायरेक्टली, जो सन है अपना प्रकाश डायरेक्टली किस में छोड़ते हैं, इक्वेटर में छोड़ते हैं। ये इक्वेटर है और ये सन है, तो इसका प्रकाश डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेटर में जाता है, ठीक है। सो इंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। और इस पोजीशन में ऐसे हैं कि पहले तो एक्सियल टिल्ट इतना है 23.5, तो जब ये इक्वेटर में पड़ते हैं तो इसका पोजीशन स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रोटेशन भी तो कर रहे हैं अर्थ, तो रोटेशन की वजह से क्या है, इसका जो है लेंथ जो है इक्वल हो जाता है। इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से दिन जो होगा वो इक्वल लेंथ का होगा और रात होगा वो भी इक्वल ही लेंथ का होने वाला है। समझ आएगा इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट। तो इक्विनॉक्स में भी 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक को बोलते हैं हम लोग वर्नर इक्विनॉक्स और दूसरे को बोलते हैं हम लोग ऑटोनम इक्विनॉक्स। जो वर्नल इक्विनॉक्स होता है वो नदर्न हेमिस्फीयर में कब पड़ते हैं, 21 मार्च को, और ऑटम पड़ जाते हैं ये सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ऑटम इक्विनॉक्स कब पड़ते हैं, 23 सितंबर। ये ना किस में पढ़ेंगे, उसमें इमेज में, तब वहाँ पे ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन जस्ट यहाँ पे ब्रीफली कवर कर लो। यहाँ पे लिखा होगा इस इमेज में, देखो जब ये चीज़ सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो इसको हम लोग ऑटोनम कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर है क्या इतना। तो वर्नल इक्विनॉक्स वही होता है, इट इज़ अ स्प्रिंग इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन सदर्न हेमिस्फीयर, और इसका जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है 23 सितंबर को। क्लियर है क्या। फिर अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने अर्थ के रेस्पेक्ट में बात की है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं मून के बारे में। मून्स का जो ऑर्बिटल प्लेन है इसके बारे में। द मून ऑर्बिटल प्लेन इज टिल्टेड अबाउट बाई 5 डिग्री रिलेटिव टू अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। दिस टिल्ट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ न्यू मून, फुल मून और इक्लिप्स देखने को मिलता है। तो जो मून है ये यही बोला गया है यहाँ पे कि ये 5 डिग्री ही टिल्ट है रिलेटिवली, जो अर्थ के रेस्पेक्ट में जाओगे तो 5 डिग्री ही टिल्ट है कि ये अर्थ है। अर्थ का जो एक नेचुरल सैटेलाइट है कौन है, मून, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, कंसीडर करते हैं। 2 फेज देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। मून का 2 फेज देखने को मिलता है, जिसमें से पहला फेज न्यू मून बोलते हैं और दूसरा फेज जो है फुल मून का होता है। न्यू मून अकर व्हेन द मून इज बिटवीन अर्थ एंड द सन। जैसे कि क्या है कि ये है सन है, अब ये क्या है, अर्थ है। अर्थ है के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक सैटेलाइट है जो कि मून है। अब जो है न्यू मून कब आता है कि मून जो चला जाता है ये अब रोटेट करते ऐसे आएंगे, है ना, रोटेट करते हुए आ रहे हैं। तो ये जो मून है ये यहाँ पे आ जाता है, मतलब डायरेक्टली सन और अर्थ के बीच में आ जाते हैं ये मून, जिसमें से न्यू मून फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखोगे अर्थ से मून को तो पूरा दिखाई देंगे, न्यू मून मतलब, तो द साइड ऑफ द मून दैट इज शैडो फेसेस अर्थ। तो जो अर्थ है, सन का जो रेडिएशन है पहले पूरा जाता था, अब क्या है, सन का रेडिएशन कहाँ पे चले जाएंगे, मून में चले जाएंगे। तो अर्थ जो क्या हो जाएगा, पूरा ब्लॉकेज हो जाएंगे। तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना टाइप्स, जो इसका मून का हम लोग टाइप्स से पढ़ते हैं, वहाँ पे देखेंगे तो समझ आएगा। तो जो सन का रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ पे जाता था अब वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, जैसे हम लोग न्यू मून बोलते हैं। क्लियर है, ये समझ आ गया। फिर एक आता है फुल मून।
द अर्थ इज सन एंड मून, ये क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट, देखो ये है अर्थ, नहीं इसको सन कंसीडर करते हैं, है ना, और ये कौन सा हो गया, अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून। ठीक, तो अब तो जब यहाँ पे अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल मून कंसीडर करते हैं। ठीक है, न्यू मून और फुल मून का समझ आ गया। अब दो टर्म और यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, वो है सोलर इक्लिप्स एंड लूनार इक्लिप्स। ये सब चीज़ क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जब ये सन हो गया, अब सन और ये अर्थ हैं, इसके बीच मून आ जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, तो सोलर इक्लिप्स में क्या है, जैसे कि टोटल सोलर इक्लिप्स होते हैं। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो अर्थ हैं, ये अर्थ हो गया, अब अर्थ में जो है मून बीच में आ रहे हैं, तो कभी मून यहाँ पे रहे होंगे, उसके बाद मून यहाँ पे आए होंगे, तो मून का फेज जो है आधा दिखेंगे, फिर नीचे आएंगे तो पूरा ब्लॉक कर देंगे, फिर नीचे आएंगे तो कुछ उसका फेज जो है आधा दिखने को मिलेगा। मतलब जो है अगर अर्थ के सामने अगर मून आ जाते हैं तो पहले ऐसा तो थोड़ा है कि डायरेक्टली जो है सन के जो है डायरेक्टली जो है अर्थ के सामने ही आ जाएंगे, मून नहीं आएंगे, थोड़ा स्लोली आके, है ना, स्लोली आएंगे, धीरे से आएंगे। तो जब ब्लॉकेज होना स्टार्ट होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स, फिर पार्शियल सोलर इक्लिप्स, फिर एनल सोलर इक्लिप्स। इस तरीके से वर्ड जो है देखने को मिलता है अपने को। तो देखो, व्हेन द मून कंप्लीटली कवर द सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, कि डायरेक्टली जो है अर्थ के सामने ही आ जाते हैं, पूरा जो मून है अर्थ के सामने ही आ जाते हैं, जिसे हम लोग जो है अर्थ का प्रकाश धरती पर या फिर जो सन का प्रकाश है डायरेक्टली धरती पर नहीं आ पाता, जिसे हम लोग बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, व्हेन द सन इज पार्शियली ऑब्सक्योर्ड, है ना, जैसे बताया कि डायरेक्टली तो नहीं आ जाएंगे, तो जब आधे इसको क्या है ब्लॉक करते हैं तब इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। फिर एनल सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है व्हेन द मून अपीयर स्मॉलर एंड लीव अ रिंग फायर, तो इस तरीके से जब लीव करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एनल सोलर इक्लिप्स। क्लियर। और जो लूनार इक्लिप्स होता है कि हैपन ड्यूरिंग अ फुल मून व्हेन अर्थ बिकम, है ना, अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, ये सन है, अब सन है और ये पूरा मून है, अब मून के बीच में कौन आ गया, अर्थ आ गया। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूनार इक्लिप्स बोलते हैं। क्लियर है, तो बस यही बस अपने को थोड़ा समझ के चलना है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जो अर्थ है यहाँ पे मून के बीच में आएंगे, सन के आगे ही आ जाएंगे, तो ऐसा थोड़ा है कि डायरेक्टली कंप्लीटली कहीं से कूद के आ गए, ऐसा तो नहीं आएगा, तो ये भी स्लोली आएगा। तो टोटल लूनार इक्लिप्स बनाएंगे, फिर पार्शियल लूनार इक्लिप्स बनाते हैं, फिर जो है पेनुम्ब्रल जो इक्लिप्स है इसको बनाते हैं। तो द मून इज फुली कवर्ड बाई अर्थ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो उम्ब्रा बोल लो या फिर डार्कनेस शैडो भी बोलते हैं। अपीयर्स रेड ड्यू टू रिलीजन स्कैटरिंग, जो है जो रिलीज स्कैटरिंग होता है ना, उसके वजह से ये जो है ब्लू देखने को मिलता है, रेड देखने को मिलता है, ब्लू नहीं। फिर पार्शियल लूनार इक्लिप्स आते हैं, ओनली अ पार्ट ऑफ द मून इंटर द अर्थ युम्ब्रा। फिर ये जो है पेनुम्ब्रम इक्लिप्स है, तो इसको जस्ट यही तक अपने को कंसीडर करके चलना है। जैसे कि ये हो गया अर्थ बीच में आ गए, अब जब अर्थ बीच में आएंगे तो यहाँ पे जो मून है, मून में प्रकाश ही नहीं जा पाएगा, एक भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके सामने ही तो अर्थ आ गए। अब अर्थ में जितना भी सन का प्रकाश आएगा डायरेक्टली अर्थ में ही आएगा, मून में नहीं पहुँच पाएगा। क्लियर। तो उसी के रेस्पेक्ट में एक होता है फुल मून कंडीशन, है ना, फुल मून जिसमें हम उसे पूर्णिमा बोलते हैं। क्लियर है। अर्थ ब्लॉक सनलाइट, अभी पढ़े ना, अर्थ ब्लॉक्स सनलाइट राइट रिफ्लेक्शन कॉजिंग ए ब्लू कलर होता है ना। ब्लू क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे स्कैटर होता है, लाइट टू वेनिस एंड रेड लाइट टू रिच मून, जिसे हम लोग स्कैटर लेस। जो रेड कलर होता है उतना ज़्यादा ये स्कैटरिंग नहीं होता जितना जैसे ब्लू हो गया, ये सब जो है ज़्यादा स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग के वजह से ही तो ये क्या हो रहा है, फुल मून न्यू मून का जो कॉन्सेप्ट है ये सब चीज़ जो है देखने को मिलता है। ये देखो, ये रेड मून देख लो, यहाँ पे ब्लू मून जो कि 2 फुल मून मंथ में आते हैं। क्लियर है, समझ आ गया। ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार रीड आउट बस ही करना है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है अर्थ का जियोमैग्नेटिक फील्ड। जियोमैग्नेटिक फील्ड इसलिए है कि अर्थ एक मैग्नेटिक की तरफ काम करते हैं। क्यों काम करेंगे? क्योंकि जब हम लोग अर्थ का इंटीरियर समझेंगे तो वहाँ पे ये समझ आएगा कि जो अर्थ का कोर है, क्रस्ट है, मेंटल है, यहाँ पे कई तरह के जो है
मेटल्स देखने को मिलते हैं, है ना, चाहे मैग्नीशियम हो गया, है ना, जैसे कि निफे हम लोग कंसिडर करते हैं, सियाल कंसिडर करते हैं, ये सब जितना भी मेटल है एज अ मैग्नेटिक की तरह काम करते हैं। इट इज़ द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल करंटली tilted at the angle of 11 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ रोटेशनल एक्सिस, है ना। तो ये क्या है, 11 डिग्री में अभी एक्सिस में क्या है, टिल्ट हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो टिल्ट दिख रहा है, यहाँ पे टिल्ट हुए, डायरेक्टली यहाँ पे सीधे नहीं बनाए गए हैं। द जियोमैग्नेटिक फील्ड इज डायनेमिक फील्ड दैट चेंज अक्रॉस जियोलॉजिकल टाइम स्केल। चेंज होगा, कहीं पे पता चल रहा है कि इस टाइम अपने को यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना, इस जगह जो है मैग्नेटिज्म ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर टाइम पीरियड में देखने को मिला कि यहाँ पे जो है मैग्नेटिज्म या फिर जियोमैग्नेटिक फील्ड जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द जियोमैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटेस्ट नियर द पोल एंड द वीकर नियर द इक्वेटर। देखने को मिलेगा यहाँ पे कि जो इक्वेटर है यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, डेंसिटी पड़ रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली जो मेटल होगा यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे। और पोल साइड जाओगे तो वहाँ पे ना तो पूरा आइसी कवर है ना, आइसी कवर ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ पे उतना अच्छे तरीके से मेटल जो है उसके लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ग्रेटेस्ट जो है सबसे ज़्यादा जो जियोमैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है वो पोल में ही अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे ये जो है जियोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कारण क्या है, क्यों हो रही है जियोमैग्नेटिक फील्ड? तो द जियोमैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज जनरेटेड बाय द मोशन ऑफ मोल्टेन आयन अलॉन्ग इन द अर्थ लिक्विड या फिर आउटर कोर। क्योंकि अभी बताया जैसे कि एस्थेनोस्फीयर का बात कर लो या फिर कोर का बात करोगे जिसमें से हैवी मैटर रखा हुआ है, और कोर में ऐसा नहीं है कि पूरा सॉलिड मेटल है, सॉलिड नहीं है, पूरा लिक्विड फॉर्म में है ना। तो इसके वजह से ये ओरिजिनेट होता है। फिर डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन विद इन द कोर कॉज कन्वेक्शनल करंट इन द मोल्टेन मेटल। जैसे कि अभी रिसेंटली बताया प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ रहा है ना, टेम्परेचर इतना ज़्यादा पड़ रहा है जिसके वजह से ये जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, इमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी वजह से लिक्विड फॉर्म है, अब लिक्विड फॉर्म है तो इलेक्ट्रिक करंट तो ओरिजिनेट होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट ओरिजिनेट होगा तो क्या होगा, जाएंगे कहाँ, वही क्या मिलते हैं, एक जियोमैग्नेटिक का फ्रेम कर लेते हैं। द फ्लो ऑफ लिक्विड आयन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट विच इज टर्न प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। देखो जिससे क्या हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस हो जाते हैं। और दिस इफेक्ट आल्सो नोन एज अ डायनेमो इफेक्ट, हम लोग इसको भी कंसिडर करते हैं। तो इसका जो कॉजेस हैं इसको याद रखना है, जियोमैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि हैवी मेटल्स यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला चैप्टर जब हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से रोटेशन और रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, हर एक पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए। अब कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी है जो कि पूरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लो, पूरा PDF यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो MCQ के बेस में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो थ्योरी अप्लाई कर लिए, थ्योरी पढ़ लियो, अब वहाँ पे बारी है कि MCQ अप्लाई करो कि यहाँ पे थ्योरी पढ़े हैं वो वहाँ पे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहाँ पे क्वेश्चन को है जो है राइट आंसर मार्क कर पा रहे हो कि नहीं। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।